I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. नेल्सन मंडेला ने ये स्टेटमेंट बोली थी, ये पावरफुल कोट बोला जो यही कहता है कि डर सभी को लगता है, पर उस डर से हटके या उस डर को थोड़ा टाइम के लिए साइड पर रखकर अगर आप अपना काम कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो उसके बाद जब आप अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स, विक्ट्रीज, एक्सपीरियंसेस गेन करते हो ना, वो डर उस टाइम पे एक्चुअली में खत्म हो जाता है। कहने का मतलब कि वो डर से हटना उस टाइम पे वो बेस्ट डिसीजन होता है। मतलब कि डर लगना इज अ गुड थिंग। डर लगने को साइड पर करके अपना काम अलग से करना इज द कर्म और धर्म दैट यू नीड टू फॉलो। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेते रहना एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो आज की टॉप 5 न्यूज जो रहेंगी हमारी डिस्कशन के लिए, मेजर हाइलाइट्स जिसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है कि सऊदी अरेबिया बिकम्स मेजर नॉन नेटो अलाई। क्या हुआ ऐसा कि यूएसए ने मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस सऊदी अरेबिया को डायरेक्टली दे दिया। सेकंड है जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, क्या ये लड़ाई वापस से शुरू हो चुकी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ट्राइब्यूनल जो रिफॉर्म्स एक्ट है उसके कुछ प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, उसके पीछे की रीजंस को भी डिस्कस करेंगे। और 2 नए इंडियन कॉन्सुलेट्स इन रशिया खोले गए हैं। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, आपके वीजा इशू करते हैं एम्बेसी की, जब हम बात कर रहे हैं तो वो 2 जगहों की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इंडिया अपने इंटरेस्ट को रशिया के अंदर डेवलप कर रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसी के ही काउंटर एक्टिवली एक और चीज को आप पढ़ सकते हो यहां पर कि इंडियाज रशियन ऑयल कट्स प्रीडेट यूएस टैरिफ्स। तो एक बड़ी स्टेटमेंट यहां पे सरकार की तरफ से रिलीज हुई है जो ये कह रही है कि रशिया के ऊपर हम जो डिपेंडेंसी अपनी ऑयल की रख रहे थे उसको हम ऑटोमेटिकली कम करते जा रहे थे, एंड ये चीज कम करने वाला प्रोसेस जो है यूएस के टैरिफ लगाने से पहले से ही शुरू हो चुका था। तो या तो टैरिफ गलत तरीके से लगाए गए हैं इंडिया के ऊपर, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है, या ऑलरेडी रशियन ऑयल की वजह से इंडिया को प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आने वाले टाइम में ड्यूरिंग द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। इस चीज को भी इंडिया ने पहले समझ लिया था, बट उसके बाद भी टैरिफ्स का शिकार इंडिया हुआ है, तो उसके ऊपर थोड़ी जानकारी लेंगे। देन जो आपकी और न्यूज एडिशनली हम डिस्कस करेंगे कि एनबीएफसीज जो हैं होम लोन ग्रोथ उनकी लैग हो सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनके होम लोन की ग्रोथ मेजरली, क्योंकि वो लोन्स वगैरह देकर ही क्या कर रहे हैं, इनकम उनका मेजर वहीं से आता है। ठीक है, तो वही चीज जो है उसको अब कह सकते हो आप आने वाले टाइम में इकोनॉमी इस तरीके से होगी कि होम लोन की तरफ से जो ग्रोथ है उनकी वो कम होगी, किस बेसिस पे होगी, कैसे होगी, उसको डिस्कस करेंगे। एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इश्यू की है एडवाइजरी ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो आपको समझने की जरूरत है, क्वेश्चन भी होगा इस पर, तो आप डिस्कस करते हैं। देन यूएसए की मिलिट्री एड टू ताइवान क्यों प्रॉमिस की उन्होंने, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे का। देन बैंक्स टू इंक्रीज स्क्रूटनी ऑन लोन्स, एंड ये लोन स्पेसिफिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के ऊपर ही लगाया जा रहा है। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, बट जो इंपोर्ट एंड कर रहे हैं इसके पीछे का भी बैक स्टोरी आपको पता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी। देन सीएक्यूएम टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये चीज बोल दी है। देन यूनिफॉर्म ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉलिसी इंडिया के अंदर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज भी बोली। और इंडिया तालिबान के टाइज कैसे बेटर होते जा रहे हैं उसको देखेंगे। और डिजिटल प्रिंट आर्मी यूनिफॉर्म, नई आर्मी की यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस की गई है, आईपीआर के अंडर भी उसको अब आप कह सकते हो रजिस्टर करा लिया गया है। क्या उससे बेनिफिट्स होंगे, क्या चीजें डिस्कस करेंगे। नो कोटा फॉर जजेस एंड हायर जुडिशियल सर्विसेज, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। एंड इंडिया टू बिकम हब ऑफ नेचुरल फार्मिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये स्टेटमेंट है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शंस के ऊपर एक अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 20 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू से लिए गए हैं, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी न्यूज क्या कहती है, शुरुआत ही करते हैं नॉन नेटो अलाई मेंबर्स से। ठीक है, ट्रंप ने डिफेंड किया एमबीएस को। एमबीएस क्या है, अब एमबीएस क्या है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है, जो कि अब सऊदी के अभी एक तरह से कह सकते हो प्रिंस है, वो अब यूएसए विजिट करते हैं वहां पर। तो कल आपने देखा होगा कि न्यूज़ के अंदर या मे बी रील्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी कि एक रिपोर्टर ने डेडिकेटेडली एक क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके साथ जो ये बैठे हुए थे, तो इन दोनों के सामने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हेन यू नो कि सऊदी के स्पेसिफिक पर्सन जो कि कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हो कि आप इनके साथ जो कि कंट्रोवर्शियल रहते हुए, उन्होंने क्या किया था कि एक रिसेंट टाइम्स के अंदर या इवन 20 जो 9/11 नॉट 26/11 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके अंदर भी इनका हाथ है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इनका ब्लैक या डार्क पास्ट रह चुका है, एंड एक जर्नलिस्ट की डेथ के लिए भी ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल थे, एंड प्रॉपर CIA की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये चीज़ को स्पेसिफाई भी करती हैं। एंड आज आप हमारे देश के गद्दार के साथ ऐसी साथ में बैठकर चाय पीना या उनको होस्ट करना कैसे पॉसिबल ये हो सकता है। ठीक है, सो इसी वजह से अब
मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो उमड़ी, एंड उसके बाद जो ट्रम्प है उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि वी ऑल्सो नो कि ही हैड अ रफ पास्ट, ठीक है, बट उसके बाद भी हम ये चीज़ों को देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो है वो दिखाई गई जिसके अकॉर्डिंगली पोर्ट्रे किया जा रहा था कि सऊदी यूएसए का जो दुश्मन है, जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं है, ठीक है, कि इस वजह से हम अपने बुलाए हुए गेस्ट को इस तरीके से क्वेश्चन पूछकर बदनाम नहीं कर सकते। सो दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पर यह बोली इन रिस्पॉन्स, जो कि अब सलमान है, उन्होंने ये चीज़ बोली on the contrary to what President Trump said, उन्होंने ये चीज़ बोली कि he is accepting the fact कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस चीज़ में, ठीक है, बट उन्होंने बोला कि let bygones be bygones, कि we want to start fresh, राइट। तो ये दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है, बट उसके थोड़े टाइम बाद ही अगर आप देखोगे मेजर नॉन नेटो अलाई घोषित कर दिया गया यूएसए के द्वारा अब सऊदी को। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, तो अब आप देखोगे कि जो नॉन नेटो अलाई का आइडिया है, अब तो एक तो नेटो अलाइज हैं, ठीक है, जो नेटो कंट्रीज हैं तो वो तो एग्जिस्ट कर रही हैं कि इनका कॉमन यूनियन है, बट इसके अलावा जो नॉन नेटो अलाई है वो स्पेसिफिकली किसके कॉन्टेक्स्ट में होता है कि यूएस से ये डेजिग्नेशन देता है, ठीक है, कोई और नेटो नेशन ऐसी डेजिग्नेशन नहीं देता है। तो मेजर नॉन नेटो अलाई का मतलब यही है कि वो नेटो के मेंबर नहीं है, बट क्लोजेस्ट वर्किंग कंडीशन में या क्लोज रिलेशनशिप में है यूएसए के साथ, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए इजराइल वाला सीन देखते हैं हम पूरा का पूरा, जो गाजा के साथ सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, पैलेस्टीन इजराइल वाली सिचुएशन। तो एक क्वेश्चन हम ये भी उठाकर देख रहे थे बार बार कि क्यों यूएसए इतना ज्यादा इजराइल को फेवर कर रहा है। उसके पीछे का एक रीजन ये भी हम रख सकते हैं कि मेजर नॉन नेटो एलाई के अंदर जो कंट्रीज है उसके अंदर इजराइल भी फॉल करता है फॉर यूएसए, ठीक है। तो अब बहुत सारे उसके पर्क्स होते हैं, तो वो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं और डिटेल में यहाँ पर बातें जानेंगे। पहला आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वर नॉट द फर्स्ट टू रिसीव द स्टेटस ऑफ मेजर नॉन नेटो एलाइज? इजिप्ट, अर्जेंटीना, जापान एंड साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना नॉन जो है मेजर नॉन नेटो एलाई तो है, बट टॉप 4 या 5 कंट्रीज है, फर्स्ट 4-5 कंट्रीज के अंदर जिनको फर्स्ट स्टेटस ये दिया गया था उस टाइम पे अर्जेंटीना नहीं थी। अर्जेंटीना को ये स्टेटस लेटर ऑन दिया गया। ओरिजिनली अगर हम देखा यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान एंड साउथ कोरिया वर द फर्स्ट 5 स्टेट्स दैट गॉट मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस, ठीक है। उसके अलावा अब इसका फायदा क्या है, प्रिविलेजेस क्या है इसके? पहली चीज कि एलिजिबल फॉर लोन्स ऑफ मटेरियल सप्लाईज और इक्विपमेंट फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन पर्पसेस। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी मिलिट्री सप्लाई चाहिए, किसी भी तरह की लोन चाहिए, फंडिंग चाहिए, मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो सभी के लिए कोऑपरेटिव रिसर्च यानी कि नॉलेज ट्रांसफर भी यूएसए यहाँ पे करने के लिए तैयार है। रिसर्च साइमल्टेनियसली कर सकते हैं दोनों, और डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर जितना भी पैसा चाहिए होगा या R&D चाहिए होगा यूएसए देने के लिए तैयार होगा कि आप दोनों कोलैबोरेशन में मिलकर काम करो, ठीक है। दूसरी चीज, यूएसए की जो लोकेशन है, अलोकेशन फॉर द यूएस, ठीक है, ओन्ड वॉर रिजर्व स्टॉक पाइल्स टू बी प्लेस्ड ऑन इट्स टेरिटरी आउटसाइड ऑफ यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज। यानी कि अब आप इन सिचुएशंस में देखो कि जैसे सऊदी बन जाता है ना, अब नॉन नेटो अलायंस यहाँ पर हो चुकी है उनकी। कहने का मतलब यही है कि सऊदी अरेबिया वाले रीजन के अंदर कोई भी जगह अगर यूएस मिलिट्री चूज करती है कि जहां पर उनको अपने स्टॉक पाइल्स रखने हैं या उनको वेपन सिस्टम या डिफेंस सिस्टम अपना इस्टेब्लिश करना है, तो वो उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज, कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर कोऑपरेटिव फर्निशिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑन अ बायलेटरल और मल्टीलेटरल बेसिस इफ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स आर रेसिप्रोकल एंड प्रोवाइड फॉर रीएम्बर्समेंट फॉर ऑल यूएस और डायरेक्ट कॉस्ट। कहने का मतलब यही है यहाँ पर यूएसए के साथ किसी भी तरह की कोऑपरेटिव अलायंस के अंदर साथ अगर आप में आना चाहते हो वो हो सकती है बायलेटरली, ठीक है, या आप कह सकते हो मल्टीलेटरली ऑल्सो, डिफरेंट कंट्रीज कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स जो है इस तरीके से होंगे कि दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज जितने भी पार्ट उसका मेंबरशिप बन रहे हैं या जो अलायंस बन रही है नई, उसमें सभी एक दूसरे के साथ यहाँ पर इक्वली कंट्रीब्यूट करके काम करेंगे, ठीक है। पैसे वाइज की यहाँ पे बात की जा रही है कि अदरवाइज जो रीइंबर्समेंट है वो यूएसए की जितनी भी इनपुट कॉस्ट होंगी वो देनी पड़ेगी। तीसरी चीज यहाँ पर, चौथी चीज आती है सॉरी, कि जो एलिजिबल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट फीजिबल फॉर प्रायोरिटी डिलीवरी ऑफ एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 516 ऑफ द फॉरेन असिस्टेंस एक्ट इफ लोकेटेड ऑन द सर्दर्न और साउथ ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ नेटो। तो ये थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पर पॉइंट है, इन डिटेल इतना आपको इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ये पॉइंट क्या कह रहा है आपको कि अगर आप साउथ या साउथ ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ नेटो की साइड पे है, अगर एग्जिस्ट करती है आपकी कंट्री, तो आपको स्पेसिफिक प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी अगर आपको एक्सेसिवली डिफेंस आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन टू परचेज डिप्लीटेड यूरेनियम एम्यूनिशन,
ये मेजर पॉइंट है जो आपको यहां पर कंसिडर करना है। डिप्लीटेड ही सही, बट यूरेनियम एम्यूनिशन अगर आपको चाहिए तो आपको वो भी कंसिडर करके दे दिया जा सकता है यूएसए के द्वारा। तो क्या अब यूएसए यहां पर सऊदी को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर उठ के आता है। देन प्रिविलेजेस क्या है? eligible to enter into memorandum of understanding and other formal agreements with the US Department of Defense for the purpose of conducting cooperative research and development projects on defense equipments and munitions। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है नेटो कंट्रीज के साथ एक बिड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल ऑफ द US डिपार्टमेंट डिफेंस इक्विपमेंट आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। कि अब कोई भी मेंटेनेंस, रिपेयर या कुछ ऐसा भी अगर आपको जगह बना के देनी पड़ी, उनको तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अलाउज फंडिंग टू प्रोक्योर एक्सप्लोजिव detection devices and other counter-terrorism research and development projects under the auspices of for the Department of State Technical Support Working Group, ठीक है। तो फंडिंग ऑफ एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइसेज एंड कुछ भी ऐसे टेररिज्म की रिसर्च वगैरह के लिए जो पैसा होगा वो आपस में दोनों कंट्री शेयरिंग बेसिस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस पे साइन कर सकते हैं एंड ऑल टुगेदर उसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझनी है कि क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है जियोपॉलिटिकली नजर आती है कि सऊदी को ही एज अ वेपन को यूज किया जा रहा है। इज इट अ वे टू टैकल ईरान, ठीक है। तो उसी बेसिस पे अब काम किया जाएगा। तो अब मेजर नॉन नेटो एलॉयज जो हैं वो अब बहुत सारी एग्जेम्पशंस फ्रॉम द आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट दैट वर गिवन टू नेटो मेंबर्स एंजॉय करते हैं। तो ये पहली बार ये इंक्लूजन जो है मेजर नॉन नेटो एलॉयज की वो 1996 के अंदर शुरू की गई थी, ठीक है। दैट इज इट। उसके अलावा कौन से एक्ट में क्या चेंजेस हुए वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, एनबीएफसीज होम लोन ग्रोथ लाइकली टू लैग। तो अब क्या हुआ है, जो भी नए मॉर्टगेज लोन्स हो रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, उनको चैलेंजेस मतलब फेस करने पड़ सकते हैं। पोटेंशियल स्लो डाउन इन रेजिडेंशियल होम सेल्स एंड कंपटीशन फ्रॉम द बैंक्स इन करंट फिस्कल अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रेटिंग्स। तो अब ये क्या कहती है बात, ये यही कह रही है कि जो एनबीएफसीज हैं, ठीक है। अब मैं इन डिटेल इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, मोटा मोटा मैं आपको बात समझा देती हूँ क्या है। एनबीएफसीज जो हैं ये एज ए कंपनी काम कर रहे हैं, तो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं ये। तो अब इनका मेजर जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो क्या होता है, लोगों को लोन ग्रांट करना, ठीक है। जो लोन ग्रांट कर दिया, ये जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, उस इन्वेस्टर का पैसा जो है वो एज अ लोन आगे दिया जाता है। उसी लोन से जो है अब इंटरेस्ट जो आता है वो एनबीएफसी उससे पैसा कमा रहा है। तो अब उन्होंने क्रिसिल की जो रेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग यही बोला कि जो हमारे बैंक्स हैं, इवन की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया के, जो कि आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर मेजरली हमारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अब अलॉन्ग विद द बैंकिंग फैसिलिटीज ऑल्सो आपको लोन्स भी तो प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोन ऑफर्स इतने ज़्यादा एक्साइटिंग या कम इंटरेस्ट रेट पे होते हैं एज कम्पेयर टू एनबीएफसीज मेजर केसेस के अंदर, ठीक है। तो वो लोन्स जो है अब एक एक्साइटिंग ऑफर, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर मिल जाता है, सस्ता लोन जहाँ पर आपको मिलता है, सपोज कोई एनबीएफसी आपको बोल रहे हैं हम 7% लोन पे आपको कोई चीज़ देंगे, ठीक है। वेरएज कमर्शियल बैंक्स जो है आपको बोल रहे हैं वो 7% पे दे रहे हैं, हम आपको 4 या 5% पे ही इंटरेस्ट लगाएंगे। तो अब 4 या 5% वाले पे ही जाओगे। तो उन्होंने बोला कि जो इस टाइम पे पलड़ा भारी किसका है, वो है कमर्शियल बैंक्स का। तो आने वाले टाइम में आप ये भी देखो कमर्शियल बैंक्स का पलड़ा भारी तो है ही। तो अब जो लोग हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, पहली चीज़ तो इन्वेस्ट करने के लिए वो अब पैसा नहीं खर्च रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के जो रेट है ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। अभी करेक्शन मार्केट के अंदर आनी है, जो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इन्फ्लेटेड रेट्स हैं, तो जो लोग हैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरी चीज़ कि कोई अगर करना भी चाहता है अगर इन्वेस्ट, तो इन दैट सिचुएशन वो कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप देखो कमर्शियल बैंक्स की जो आप कह सकते हो लाइकलीहुड है कि जो लोन सैंक्शन होगा, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस जरूर है वो, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के अंदर, बट जो लोन प्रोसेस अगर एक बार पास हो जाता है, एक तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको चीजें मिलती हैं, प्लस आपको एक ये सिक्योर चीज होती है। एनबीएफसी का तो पता नहीं है कि कंपनी कल को बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जो कमर्शियल बैंक्स है दे विल ऑलवेज स्टे, ठीक है। तो सिंस मैं आपको ये, आप इसकी जो इंटरलिंकेबिलिटी जो है बना सकते हो कि जहाँ पे हमने वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट डिस्कस की थी, कि इफ यू आर फॉलोइंग द लेक्चर्स, है ना, कि लोग जो है अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आईपीओस के बारे में भी हमने इन दैट केस डिस्कस किया था। तो इसी वजह से जो ये वॉलेटिलिटी एग्जिस्ट करती है, उन्होंने बोला कि हमारा लोन को लेकर कोई मुद्दा ना हो जाए, तो लोग है कमर्शियल बैंक की तरफ ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, अब मॉर्गेज फाइनेंस के अंदर या होम लोन्स जब है अगर होते हैं तो उसके अंदर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जनरली ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। या आप कह सकते हो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है या डेवलपर फाइनेंस है, वो अब 18% तक उसका रेट जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं।
आर ऑलमोस्ट एट द सेम पेस एट फाइनेंशियल ईयर 2025, जो कि अभी के रेट के हिसाब से चल रहे हैं। तो होम लोन जो है कंप्राइज करता है 59% ऑफ द एसेट्स जिनको मैनेज करना पड़ता है एज पर एनबीएफसीज। यानी कि अगर आप कोई लोन ले रहे हो उसके लिए आपको कोई कोलैटरल तो लेना पड़ेगा ना। जो कोलैटरल है वो जनरली एज अ फॉर्म ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ही आता है किसी व्यक्ति के सामने, ठीक है। कि अगर मैं एक सो एंड सो प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ तो अब उसी के लिए अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे कोलैटरल या तो वही प्रॉपर्टी को रखना पड़ेगा कि अभी मेरे पास रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं आएंगे, एनबीएफसीज वही रख लें या बैंक्स वही रख लें, या कोई और प्रॉपर्टी मेरे पास अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं उसको एज अ कोलैटरल दे दूँ, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि 18% ऑफ द केसेस के अंदर आप देखो कि यही चीज जो है इस साल भी चल रही है, नेक्स्ट ईयर भी इसी पे कंटिन्यू करेगी, तो उसके अंदर एक्सपोनेंशियल राइज अगर आप देखोगे वो चीज होने के चांसेस नहीं है। तो होम लोन जो है उसमें 59% ऑफ द केसेस में जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होती है वो एनबीएफसीज देखती है, मतलब जो एसेट्स रखे गए होते हैं एज अ कोलैटरल वो एनबीएफसी के पास आते हैं, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन दे विल क्लाइंब एट अ मॉडरेट ऑफ 12 to 13% इन द करंट एंड सब्सिक्वेंट फिस्कल्स, जो कि इस साल 14% है, ठीक है। इस साल जो लोग अब अगर प्रॉपर्टी को कोलैटरल रख रहे थे वो 14% के आसपास है, जो कि कम होकर 12 से 13% थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो अब लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी अब कम लोग लेना यहाँ पर प्रेफर करेंगे, 27 to 29% अगेंस्ट जो कि अभी का रेट चल रहा है 32% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फॉर नॉन बैंक्स टू ग्रो उनको अडेप्ट क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव बिजनेस मॉडल्स को, और ये रेटिंग इमरजेंसी ने बोला कि आपको भी यहाँ पर इनोवेशन या लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, तभी आपको लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात उन्होंने कही। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट है अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। सेकेंड है एनबीएफसीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली, ठीक है। जो कि अब आपको नाम से ही पता लग रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हम इनको कई बार बोल देते हैं, वो एक ऐसे एक कंपनी की तरह ही काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो कि ये कैरी आउट करते हैं, जैसे लोन देना, या जैसे मैंने बोला ना कि लोन जरूर प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी जरूर अट्रैक्ट करते हैं, बट इनके पास कोई ऐसा प्रॉपर प्रोविजन नहीं है कि ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना है अगर, उसी के बेसिस पे अगर आपको काम करना है, देन यू हैव टू स्विच टू अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, जिसके लिए आपको आरबीआई के अंडर रजिस्टर कराना पड़ेगा। बट अगर हम एनबीएफसीज की बात करते हैं तो देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो अब जस्ट एक पेमेंट्स बैंक या आप इस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ एज अ कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो आपको इन दैट सिचुएशन क्या है, किसी भी तरह की डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, बट आप क्या करते हो, सिर्फ लोन ले रहे हो, इन्वेस्टर्स से पैसा जो है लोन में दे रहे हो, उसी से जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उससे आप पैसा कमा रहे हो, जो कि अब आप कह सकते हो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट का सिस्टम क्या होता है आपका, जो कि जनरली बैंक्स करते हैं, जहाँ पे आपको बैंक्स की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पे आप चेक काट के दे सकते हो, चेक्स बैंक के नेम पे भी काट सकते हो, जहाँ पे आप ड्राफ्ट बनवा सकते हो, कि आपकी वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक सिंपल तरीके से ये नहीं होती है कि सपोज अगर आप मेरे को बोलो कि मैम इस केस में भी तो एनबीएफसीज जो है वो पेमेंट कहाँ से अपने इन्वेस्टर से लेकर अगर उसको लोन की तरह दे रहे हैं तो वो लोन सेटल भी तो होता है, तो वो पेमेंट एंड लोन सेटलमेंट का पार्ट होता है, बट इट इज अ पार्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है। कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में सिर्फ लोन या डिपॉजिटर्स जो है वो नहीं हो रहा है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, आपके पास आपका अकाउंट खोलने का, लॉकर खोलने का, ये सारी चीजें जो हैं आपकी प्रॉपर पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट बनती हैं। सिर्फ एक लोन दे देना एक पार्शियल काम है उसका, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे वो हमारे जो बैंक्स है वही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एनबीएफसीज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, वो उनका सिर्फ एक या 2% एस्पेक्ट जो है उसी के अंदर ही फॉल करते हैं। इस वजह से उनको आरबीआई के अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस या मेजरली अगर आप देखो आरबीआई एक्ट के अंडर उनको रजिस्टर यहाँ पर नहीं करना पड़ता, या आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कवर नहीं करना पड़ता, विच मेक्स देम एन एंटायरली सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ अ कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो ये आरबीआई की ही वेबसाइट से आपको मैंने डेटा दिया है। आपकी पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है फाइनेंशियल कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस मेजरली पॉइंट 3 के अंदर बताया गया है, एनबीएफसी जो है कैन नॉट इशू चेक्स और ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ठीक है, कि बैंकिंग फैसिलिटीज क्या और भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर होता है। देन सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी टुडे ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन गवर्नेंस टाइमलाइंस। सो अब क्या हुआ है, आपको पूरा मुद्दा पहले का पता है, बट चलो आई विल रिपीट इट। अब आपको ये चीज़ पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है
और हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर में पार्टी होती है, कोई भी XYZ पार्टी अगर होती है, और स्टेट में कोई उसी की ही ऑपोजिशन पार्टी अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, जो गवर्नर हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है यहाँ पर रोल। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो डिफरेंट दोनों है, अगर ऑपोजिशन कोई पार्टी पावर में है स्टेट के अंदर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई और पार्टी पावर में है, तो गवर्नर जो है मेजरली एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह एक्ट करते हैं। और कोई भी अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रूल को पास करती है तो एट द एंड उसको क्या करना पड़ता है, गवर्नर के असेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने सिंस ये बोला कि गवर्नर का रोल इन दैट सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किसको फेवर कर रहे हैं, क्या वो अपनी पोजीशन एज अ गवर्नर को फेवर कर रहे हैं, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर फेवर कर रहे हैं ज़्यादा, बिकॉज गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर एट द स्टेट लेवल। तो यहाँ पर ऐसे मुद्दा उठ रहा था स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टाइम एंड अगेन कि स्टेट लेजिस्लेचर्स बहुत सारे ऐसे लॉज को पास कर रही है, बट वो लॉज जो हैं वो एक्ट नहीं बन सकते, या जो बिल्स हैं वो एक्ट नहीं बन सकते जब तक उनको असेंट ऑफ द गवर्नर प्राप्त नहीं होता, या अगर गवर्नर को लगता है कि वो सक्षम नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को इस मैटर को रेफर कर देते हैं एंड प्रेसिडेंशियल जो असेंट है इन दैट सिचुएशन रिक्वायर्ड रहती है। सिंपल प्रोसेस यही बोलता है आपका। तो अब ऐसी सिचुएशंस आ रही थी कि स्पेसिफिकली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स जहाँ पर ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पर जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं उनको अपने पास रिजर्व करके रख रहे थे, या वो प्रेसिडेंट के पास जा रहे थे। अब सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पासिंग ऑफ ईच एंड एवरी लॉ इन द कंट्री, तो इन दैट सिचुएशन अब यहाँ पर एक ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है। कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं दोनों के केसेस में यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन या जो टाइम फ्रेम है उसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको असेंट टू द बिल देना पड़ेगा। बस उन्होंने ये बोला है द प्रेसिडेंट और द गवर्नर कैन रिजर्व अ पर्टिकुलर बिल, बट उन्होंने ये नहीं बोला है कि अगर उनको वापस भेजना तो इतना स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको चाहिए होगा या लेना होगा। जैसे कि मनी बिल के केसेस में हम बोलते हैं या कोई भी रूल पास करना होता है तो विद इन 14 days ऑफ टाइम अगर आप ये पास कर दो तो ठीक है, राज्यसभा के जनरल कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड टू वील कंसिडर इट पास्ट। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ बोली जाती है। तो अब इसी केसेस पे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेरेंस यहाँ पर की थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो हैं मैक्सिमम पीरियड के अंदर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months के अंदर अंदर आपको बताना है कि आपको असेंट देना है इस बिल को या आप उसे रिफ्यूज़ कर रहे हो, एंड उसी के बेसिस पे आप जो लॉजिक है उसको अप्लाई करोगे कि किस बेसिस पे आप ये चीज़ कर रहे हो। टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने आई गेस 15-20 पॉइंट्स के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, जिसके बेसिस पे उनसे डिसीजन अभी अवेटेड था सुप्रीम कोर्ट से। अब उसी डिसीजन या वो जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरी नहीं है देना। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट आंसर देता भी है तो वो बाइंडिंग नहीं है ऑन द प्रेसिडेंट। बट द मेजर क्वेश्चन आस्क्ड हियर वाज कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट आता है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इवन अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट को डायरेक्ट कर सको कि क्या आपकी जो ये जो टाइम फ्रेम है आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि नहीं। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनली डिसाइडेड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी टुडे ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन गवर्नर्स टाइमलाइंस के ऊपर जो रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रेसिडेंट ने उनसे मांगा था उसका जवाब वो आज देंगे। ठीक है, तो उनके बेसिस पे मेजर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यही है कि जो अब स्टांस सुप्रीम कोर्ट मेजरली रखने वाला है वो यही है कि सिंस जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इन फंक्शनिंग, उनका ये मानना है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर ऑफ द स्टेट हो, एटलीस्ट वो ड्यू डिलिजेंस के साथ यहाँ पर काम करें कि सिंस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने का, प्रॉपर इनैक्ट करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के पास या ऑल टुगेदर जुडिशरी के पास है, तो उनके पास राइट है टू इंटरफेयर ऑन द पॉइंट कि आप ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगर उसको वायलेट करती है, फ्रेमवर्क को वायलेट करती है एंड किसी तरीके से रुकावट लाई जा रही है बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस ड्यू टू अ पॉलिटिकल सिनारियो, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे एंड इवन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अगर सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना पड़े, एक्सरसाइज करना पड़े अपने पावर को, तो दे आर एंटाइटल्ड टू डू सो। ठीक है, तो सिंस बट अब यही है कि जो भी काम है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू डिलिजेंस एंड इन अ गुड फेथ होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप पॉलिटिकलाइजेशन कर रहे हो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स की,
तो अब वो चीज जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी टू द जुडिशरी। ये सिंपल से यहाँ पर बात की जा रही है, ये आपका पूरा का पूरा सिनेरियो है। एंड क्या यहाँ पर बोला जाएगा आज की स्टेटमेंट के बेसिस पे वो हम आपको कल के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली बता देंगे। देन क्वेश्चन क्या है कि अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस शैल बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ मिनिमम 3 जजेस। द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट फॉर द कोर्ट्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की आप बात कर रहे हो वो 143 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है, ठीक है, उससे लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ने सवाल पूछे थे जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से स्पेसिफिकली, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका आंसर देना चाहता है या नहीं, पहली बात तो उनकी मर्जी है। अगर वो आंसर देते हैं तो दैट आंसर और दैट ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट कुछ सीक कर रहे होते हैं फ्रॉम द जुडिशरी, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं, ओपिनियन मांगते हैं, तो उसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें मिनिमम 3 नहीं 5 जजेस होने जरूरी है। एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आंसर जो है या ये डायरेक्ट पॉइंट जो है आपका आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है। दूसरी चीज है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट फॉर द कोर्ट्स। अब ये डायरेक्ट जो है प्रोविजन ये भी आपकी आर्टिकल 145 से ली गई है। प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी ओपिनियन या कोई भी अगर ओपिनियन भी क्या कोई भी अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास की है या कोई भी हायर कोर्ट ने पास की है वो बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट होती है, ठीक है। तो अब कोई भी ओपिनियन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बेसिस पे अगर सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट अगर देते हैं तो वो एक तरह से ओपिनियन ही होता है, क्या उनको लगता है सही है क्या गलत है, एंड वो एक पर्टिकुलर केस के लिए ही वैलिड होता है। तो किसी भी तरीके से वो प्रेसिडेंट की तरह नहीं एक्ट कर सकता, ठीक है। डायरेक्टली आपका ये आर्टिकल 145 ने चीज बोली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 145 शैल बी 5 जो जजेस हैं उनका बेंच होना चाहिए। आपका क्लॉज 4 यहाँ पे आर्टिकल 145 का क्या बोलता है, नो जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेव इन ओपन कोर्ट एंड नो रिपोर्ट शैल बी मेड अंडर आर्टिकल 143 सेव इन अकॉर्डेंस विद एन ओपिनियन ऑल्सो डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। किसी भी तरह की प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करेगा। कहने का मतलब कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम बोलते हैं ना जनरली सुप्रीम कोर्ट को, बट जब सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है आर्टिकल 143 की पावर तो उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर वो चीजें मेंशन नहीं की जाएंगी क्योंकि इट इज मियरली एन ओपिनियन। एंड वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो वो किसी तरीके से प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। सिंपल सी ये बात आपको बोली जा रही है। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इश्यूज एडवाइजरी ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मेजर कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि वो ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, हाईएस्ट ऑडिटिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब उनका यहाँ पर एक एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की गई है कि आप इंप्रूव करो, सरकार को ये बोला है, अपनी ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग थ्रू द हार्मोनाइजेशन ऑफ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। इसको भी मैं समझाती हूँ क्या है ये, कॉमनली नोन एज ऑब्जेक्ट हेड्स इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका डायरेक्ट लिंकेज जो है आपका बजट के साथ है। बाकी पूरी न्यूज़ समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज़ है। मेमोरेंडम ने ये बोला कि जो एडवाइजरी है रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप के बेसिस पे बनाई गई है इन एंगेजमेंट विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि जो भी चीज़ें हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेटिवली जो हमारा वर्किंग ग्रुप काम कर रहा था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस से, उन दोनों ने मिलकर ये एडवाइजरी जो इसको बनाया है। एंड ये है कि जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है प्रेफरेबली उसको इफेक्टिव आप कर दीजिए 2026 के स्टार्टिंग में ही, या आप कह सकते हो 2026 के एंडिंग में ही, कि जो 2027 और 28 के लिए डेटा हमें क्लियर कट यहाँ पर कलेक्ट करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन स्टेट जो है स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस को शुरू कर सकता है, जैसे कि बुकिंग ऑफ स्पेसिफिक अलाउंसेस, पेमेंट एंड डेक्रेटल चार्जेस एटसेट्रा मे बी कैप्चर्ड एट सब ऑब्जेक्ट लेवल टू बी बिलो द रेलिवेंट ऑब्जेक्ट हेड। तो अब इसको मैं समझाती हूँ क्या है। अब आपका अप्रोप्रिएशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बजट के केस में डायरेक्टली बजट वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे मेंशन नहीं है, हम जनरली उसको अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, है ना। अप्रोप्रिएशन वर्ड जब है, हमें कोई किसी भी तरह का बजट पास जब कराना होता है हम वही वर्ड यूज करते हैं। तो अप्रोप्रिएशन जो है मतलब एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस जो हैं कुछ ऐसे होते हैं, अब इन लेमन टर्म्स ही समझा रही हूँ, एक्सपेंसेस ऐसे कुछ होते हैं जिसपे ऑलरेडी जहां पर पार्लियामेंट की सहमति होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके अंदर अभी एक रेगुलर बजट लेकर चल रहे होते हो, उसके ऊपर पार्लियामेंट अभी तक
मतलब पास कर चुका होता है एक सर्टन अमाउंट, बट उस अमाउंट से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा खर्चा कर चुके होते हो, जिसके ऊपर अभी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट पेंडिंग होती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है उस खर्चे की जिसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। उसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो आपकी अप्रोप्रिएशन है, यानी कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आप ये प्रॉपर सब हेडिंग्स के अंडर लिखो। ये प्रॉपर सब हेडिंग्स को हम ऑब्जेक्ट हेड्स बोलते हैं जब हम बजट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हेड्स अगर आपको लग रहे हैं कि फुलफिल नहीं कर रहे हैं क्राइटेरिया बेस्ड ऑन व्हाट एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ, तो उसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट हेड्स है उसके आप सब हेड्स बनाना शुरू कर दीजिए। हम इस तरीके से डिवाइस कर सकते हैं नई चीज़ों को कि अगर नए तरह के कुछ खर्चे आ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हेड के अंदर अगर वो फुलफिल नहीं होता तो आप सब हेड्स के अंदर उसको इंक्लूड कर लीजिए। न्यूज़ आपकी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक अगर नहीं पता है तो उस केस में आप फंस सकते हो। ठीक है, तो यही चीज आपको बोली गई है कि अप्रोप्रिएशन यानी कि एक्सपेंसेस आप इस तरीके से नोट डाउन कीजिए कि एटलीस्ट पता लगे कि वो खर्चा कहाँ हुआ है। अगर कहीं पे भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, सब हेडिंग्स बना सकते हो, तो ऑब्जेक्ट हेड्स को हम अकॉर्डिंगली रीनेम कर सकते हैं एंड जो सब हेड्स हैं वो अकॉर्डिंगली आपके ऑब्जेक्ट हेड के अंदर आ सकते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पता लग सके कि कौन सा खर्चा कहाँ सरकार कर रही है। सिंपल सी ये बात है, ताकि जो बुक्स है हमारी साफ रह सके, कौन से एक्सपेंसेस हमने कहाँ किए वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में पार्लियामेंट में जाकर आप प्रेजेंट कर सको। ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 enabled the appointment of the first comptroller and auditor general of India. Second, comptroller and auditor general of India is independent of the executive as per article 149 of the Constitution of India. Which of the statements above is or are correct? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दोनों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं। अब ये गवर्नमेंट की साइड से ही, सीएजी की ऑफिशियल साइड से ही मैंने आपको डेटा या आपको ये इमेज जो है पेस्ट करके दी है। उसमें यही बोला कि जो रोल ऑफ सीएजी है वो अब ब्रिटिश ट्रेडिशन से ही इवॉल्व होता हुआ आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने पेव वे किया, यानी कि इट फॉलोड द पाथ, इट पेव्ड द वे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर जनरल सर एडवर्ड ड्रमोंड ऑन नवंबर 1860। तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आती हैं 1919 की, उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर जनरल जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ऑफ द गवर्नमेंट। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उन्होंने फर्दर स्ट्रेंथन किया पोजीशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑर्डर 1936 का ये प्रोवाइड करता है कि जो कंडीशंस फॉर सर्विस अंडर द ऑडिटर जनरल क्या होना चाहिए, एंड ऑर्डर ऑल्सो क्लियरली डिफाइंड कि जो ड्यूटीज एंड पावर्स क्या क्या रहेंगी। दूसरी चीज उन्होंने यही बोली कि आर्टिकल 149 एंड 150 जो है आपका, वो इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियंस एंड स्टेट्स की बात करता है, बट आर्टिकल 148 जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, सीएजी का ऑफिस, वो आपको बताता है। ठीक है, तो ये 148 होना चाहिए था एज कंपेयर टू 149 जो आपको बताया गया है। देन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन प्रोविजंस ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, टेल्स गवर्नमेंट टू स्टेप अप पैनल। तो अब यहां पर मुद्दा क्या आ रहा है, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर मुद्दा आ रहा है। तो अब क्या होता है, ट्राइब्यूनल्स का काम क्या है? एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ। ट्राइब्यूनल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, कि अगर कोई भी इक्विवेलेंट टू दैट जो पावर्स यहां पर दी गई हैं इन जनरल केसेस टू दैट ऑफ द हाई कोर्ट दी गई हैं। ठीक है, अब ट्राइब्यूनल्स का मेजर मुद्दा क्या था कि जो हमारे कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसीज पड़ी हैं उसके लिए अब स्पेसिफिकली ट्राइब्यूनल्स या क्वासी जुडिशियल बॉडीज इस्टेब्लिश की जा सके, जहां पर रिटायर्ड जजेस जो है जो सर्व करना चाहते हैं, या जो रिटायर्ड जूरिस्ट है अगर वो सर्व करना चाहते हैं, तो इन दी फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बेसिस पे जो सुलहनामा यहाँ पर हो सकता है वो किया जा सके। तो छोटी मोटी पेनल्टी यहाँ पर लगाई जा सकती है, बट अगर आप बोलो स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट जैसे कि हाई कोर्ट देता है, क्योंकि पावर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ हाई कोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपरली हाई कोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से पनिशमेंट यहां पर नहीं दी जा सकती। छोटी मोटी पेनल्टीज जो है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जनरल केसेस में होती है, उस केसेस में ट्राइब्यूनल्स जनरली एक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर इस न्यूज के अकॉर्डिंगली आपको यही चीज बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, अब जो ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली बर्डन वापस से शिफ्ट करने की बात की जा रही है ऑन द जुडिशरी इटसेल्फ, जो कि पहला पर्पस था ट्राइब्यूनल्स को सेट करने का। सरकार का ऑन द अदर हैंड यहाँ पर यह कहना है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं जिस उम्मीद के साथ, जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ सेटअप किए गए थे वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए, एंड मियरली वो एक बर्डन की तरह एक्ट कर रहे हैं ऑन द, यू कैन से, फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट।
कि एक तरह से वो फाइनेंशियल बर्डन इनकर कर रहे हैं ऑन द गवर्नमेंट, बट एक्चुअली में जो रिस्पॉन्स उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फुलफिल नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वापस सारा का सारा जो प्रेशर है वो जुडिशरी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, पहली चीजें ये हैं। दूसरी चीज उन्होंने यही बोली कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है अपॉइंटमेंट्स का इस प्रॉपर रिफॉर्म्स एक्ट के तहत सारा का सारा कंट्रोल जो है यहां पर पार्लियामेंट के पास चला गया है, कि पार्लियामेंट इज इन नो पोजीशन कि अब वो अपॉइंटमेंट कर सके फॉर ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, कि ट्राइब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट के लिए जो भी काम है वो जुडिशरी खुद से ही करेगी, वहां पर पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, सिंस वी हैव अ पार्लियामेंट जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द जुडिशरी, इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी जो कि इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो उन्होंने बोला कि ये चीज क्या होगा, पॉलिटिकलाइजेशन जुडिशरी के अंदर लेकर आएगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये मुद्दा था और ये प्रोविजन जो है उसे स्ट्राइक डाउन करने की बात की गई। अब इस्टेब्लिश करने की बात की गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि अगर आप जो अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो ये सारी चीजें बिल्कुल बेबुनियाद है, इनको आप फॉलो मत कीजिए, बट इंस्टेड इसी की ही चेकिंग के लिए इस्टेब्लिश करो आप नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन अगले 4 महीने में। तो ये कमीशन जो है वो सोरली नीडेड है, क्योंकि एक असेंशियल स्ट्रक्चर सेफगार्ड को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, जो कि अब इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी या इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर काम कर सकता है और एक यूनिफॉर्मिटी इन फंक्शन लेकर आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स। सिंपल सी उन्होंने बात की कि ना उसमें जुडिशरी का लेन देन हो, फिर ना उसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी तरह के लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो। आप एक अलग से कोई बॉडी बना दो जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सके। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला द चीफ जस्टिस टर्म 2021 के लॉ को रीपैकेज्ड वर्जन ऑफ द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस। तो एक तरह का सिमिलर ऑर्डिनेंस भी ऐसा पास हुआ था जिसको डायरेक्टली स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, बट अब जो 2021 का जो ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट है वो एक तरह से उसी का ही रिवाइज्ड वर्जन नजर आता है। उन्होंने ये चीज़ को कोट किया कि जो लॉज है, ये जो लॉ है, अब एक्ट है 2021 में जो बिल बना था उसको फाइनली अब पास किया गया था। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस को थोड़े टाइम ही हुआ था उसको स्ट्राइक डाउन किए हुए, बट उसके बाद भी ये बिल की तरह इंट्रोड्यूस होकर अब वो रिसेंटली थोड़ा सा लॉ बन चुका है, थोड़ा सा क्या एक्ट बन चुका है। ठीक है, जुलाई 2021 का के बाद से अब देखो 4 साल बाद ये चीज़ पॉसिबली हुई है। तो इसका यही मतलब है कि ये डिफेक्ट करता है दैट द कोर्ट पॉइंटेड आउट कि जो ऑर्डिनेंस या ब्लाइटली ट्रांसफर्ड इट्स प्रोविजंस टू इन अ स्लाइटली ऑल्टर्ड फॉर्म इन 2021। ब्लाइटली मतलब हल्का सा, धीरे से, ठीक है, वो आपने चेंज कर दिया, वहां पर शिफ्ट कर दिया है उसी प्रोविजंस को उस ऑर्डिनेंस के बेसिस पे, हालांकि उसको स्ट्राइक डाउन भी किया गया था, बस उसका एक शुगर कोटेड वर्जन आपने उसमें डाल दिया है। सेम चीजें वही हो रही हैं कि पार्लियामेंट हैज डिस्क्रिशन टू इग्नोर द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नोटिंग दैट जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज बोली गई एंड ही हैज ब्रश्ड असाइड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट अगर ऐसे ही रूल्स को पास करता जा रहा है तो उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर चैलेंज किया है। ठीक है, कि ऑल्दो जुडिशरी की जो ओपिनियन है उससे बाउंड नहीं है पार्लियामेंट एक्ट करने के लिए, बट थिंग्स विच रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। तो द बैच ऑफ पिटिशंस जो हैं वो फाइल की गई थी, जिस वजह से लाइमलाइट में आया मुद्दा वापस से, अमंग अदर्स बाय द मद्रास बार एसोसिएशन एंड कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। उन्होंने आर्ग्यू किया कि द एक्ट वाज लाए रिवाइवल ऑफ द 2021 ऑर्डिनेंस। जयराम रमेश अलॉन्ग विद मद्रास बार एसोसिएशन के द्वारा ये केस फाइल किया गया, पिटिशन फाइल की गई थी इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन जो है अब प्रोविजन जो है स्ट्राइक डाउन की गई हैं ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की। सिंपल सी ये बात थी। क्वेश्चन क्या है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। इट प्रोवाइड्स फॉर अ 4-year टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन्स एंड मेंबर्स। सेकंड है, इट स्पेसिफाइज दैट अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 50 years old टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ अ ट्राइब्यूनल। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पर हम देखते हैं जो न्यूज़पेपर में यहाँ पर कवर नहीं की गई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक तो पहली बात हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस की कि पार्लियामेंट के पास राइट होगा। दूसरी चीज यहाँ पर यही बोली गई कि अब जो चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरपर्सन कैसे कि ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के अंडर जो ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं उसके जो चेयरपर्सन होंगे उनको 4 साल के लिए एंड एसोसिएटेड मेंबर्स होंगे वो 4-year टर्म के लिए ही अपॉइंट किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप कह सकते हो पार्लियामेंट करेगी। पहला मुद्दा ये हमने अपॉइंटमेंट का डिस्कस किया। दूसरा है कि 4 year की टर्म। तीसरा आपका मुद्दा एग्जिस्ट करता है कि 50 साल की उम्र एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, एज। ठीक है, ये 3 मुद्दे यहाँ पर मेजर खड़े होते हैं। तो अब अपॉइंटमेंट को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप अलग से कमीशन बना सकते हो नेशनल ट्राइब्यूनल के लिए।
ठीक है, जो कि अब अपॉइंटमेंट्स का काम कर सकता है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि 4 साल के लिए कोई चेयरमैनशिप क्यों लेना चाहेगा किसी ट्राइब्यूनल की, कि इतने शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी जुडिशरी के अंदर चेयरमैनशिप क्यों लेगा, जबकि अगर आपने एज 50 साल की रख दी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति अगर लॉ या लीगल प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है और वो 50 साल का है, तो उसकी एडवोकेसी या इवन की बीइंग अ जज ऑल्सो फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years वो अपना बीइंग अ जज या वो अपनी एडवोकेसी जो कि उसकी एक प्रॉपर इस्टेब्लिश प्रैक्टिस होगी, वो क्यों छोड़कर 4 साल के लिए ट्राइब्यूनल्स के अंदर घुसेगा। इतना शॉर्ट टर्म कभी जुडिशरी के अंदर चला ही नहीं, क्योंकि द बेसिक आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लॉन्गर टर्म्स इन जुडिशरी वॉज कि कोई अपना फुल फ्लेजेड करियर छोड़ के आपका काम करने यहाँ पर आ रहा है बेस्ड ऑन सैलरी, जो कि रिलेटिवली कम होगी आइदर इन द केस ऑफ अ जज ऑल्सो एंड इन द केस ऑफ अ एडवोकेट ऑल्सो। तो उन्होंने बोला ये चीज़ तो गलत है, ठीक है, कि 4 साल की टर्म तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि 50 साल की आपने जो उम्र रखी है, तो यहाँ पे आप यंग लोगों को कैसे लेकर आओगे। एंड 50 साल के बाद इन जनरल केसेस ऑल्सो रिटायरमेंट की एज 58 या 56 के आसपास डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट ऑल्सो वो रहती है, कि तो वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो थोड़ा सा तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के मुद्दे को उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसी के बेसिस पे जो प्रोविजन से कैंसिल आउट करने की बात की गई है, ठीक है, कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 50 years ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। 2021 के एक्ट ने ये चीज़ आपको बोली, 4 year टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स। तो अब इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। देन यूएस कंफर्म सेल ऑफ 700 million एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू ताइवान। अब ताइवान के केस में देखो, जापान भी यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धो रहा है, कल हमने वो न्यूज़ डिस्कस की थी, अब उसके बाद यूएसए भी बीच में कूद चुका है। तो अब आप इसको एक और चीज़ के साथ भी जोड़कर दे सकते हो विद द फर्स्ट न्यूज़ विच वी डिस्कस्ड, कि जापान जो है एंड यूएसए जो है, पहली चीज़ तो आप इसको कंसिडर करो। चलो मैं वापस आपको लेके चलती हूँ, आपको समझ आएगा तभी बेटर, कि अब आप यहाँ पर कहीं पे देख रहे हो जापान का नाम, फर्स्ट ऐसी स्टेट जो मेजर नॉन नेटो एलाइज है, जापान का नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको उसके साथ जोड़कर देखते हैं, जिस तरीके से आप लिंकेजेस को बेटर ड्रॉ कर सकते हो। कल जापान ने मिलिट्री एड ताइवान को देने की बात की, जिसपे चाइना का रिस्पॉन्स आया था। आज यूएसए ने कंफर्म कर दिया है कि 700 million एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हम ताइवान को देंगे। तो क्या ये जापान एंड यूएसए आपस में मिलकर ताइवान को भड़का रहे हैं, या ताइवान वाली सिचुएशन को या मुद्दे को जरूरी उठा रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। अब एक और चीज को यहाँ पर और ध्यान में रखो कि आपको रिसेंटली न्यूज़ में भी आया होगा कि शी जिनपिंग से तो यूएसए की बात हो चुकी है, ट्रम्प की बात हो चुकी है, कि टिल द टाइम ट्रम्प इज इन प्रेसिडेंशियल, टिल द टाइम प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, तब तक ताइवान के ऊपर कोई भी एनेक्सेशन की पॉलिसी या जो एनेक्सेशन का प्लान चाइना का नहीं है, उनकी स्टेटमेंट ये भी आई थी। तो कितना गोल मटोल करके चीज़ें की जा रही हैं कि समझ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो बट आप ये कह सकते हो इस टाइम पे कि ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में यूएसए एक्टिवली इन्वॉल्व है एंड जापान एक्टिवली इन्वॉल्व है। एक उसका केस यहाँ पर नेटो वाला अलायंस वाला पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज़, जापान अपनी सुप्रीमेसी चाहता है यहाँ पर इन द केस ऑफ दिस सेनकाकू आइलैंड्स ऑल्सो, जो कि चाइना के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पर और बोल सकते हो कि फिलीपींस जो कि क्लोज विसिनिटी के अंदर है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो यूएसए जो है अपने नेवल बेसिस को और ज़्यादा यहाँ पर बेटर कंडीशन में लेकर आना चाहता है, ठीक है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर मेजर कितनी सारी पॉलिसीज जो है यूएसए या जो अलाइड मेंबर्स हैं उनकी चल रही हैं, 2-3 तो मैंने ही आपको बता दी, उसके अंदर आप और ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लिंकेजेस को ड्रॉ करोगे। देन बैंक्स टू अप स्क्रूटनी ऑन लोन्स टू एक्सपोर्ट फर्म्स पोस्ट आरबीआई रिलीफ। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर से या ज्वेलरी सेक्टर से, जिसकी हमने बात शायद 3 या 4 दिन पहले लेक्चर में की थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये स्पेसिफाई किया था कि जो आरबीआई है उन्होंने हेल्प करने के लिए यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को बोला कि आप थोड़ा सा ईज आउट कर दो लोन प्रोसेस को फॉर द इंडस्ट्री, जो कि अब 50% टैरिफ की वजह से अब क्या हो रहा है, उनका एक्सपोर्ट वाला प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे उनको करना पड़ रहा है। तो उसके अंदर आरबीआई ने ये बोला था कि आप उनको यहाँ पर ज़रूर इजीली लोन प्रोवाइड कर सको, बट आरबीआई ने ये भी बोली थी बात कि 9 से 15 महीने के अंदर अंदर जो आपने पैसा यहाँ पर लगाया है उसको वापस आपको लेकर भी आना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ लोन में दे दिया तो वो पैसा लुटा दिया है, उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप भी कमाओ, बट ईज आउट कर दो वो प्रोसेस को फॉर यू कैन से द पीपल दोज हु आर इन नीड ऑफ दैट मनी, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो वापस से थोड़ा उनको हिम्मत आएगी, पैसा उनके पास जाएगा, सस्ते जो रेट पे अगर आपको लोन मिल रहा है, एक्सपोर्ट उनका चला जाएगा एंड उससे थोड़ा बहुत जो पैसा आएगा वो डॉलर में आएगा, तो उसको इंडियन करेंसी में जब आप कन्वर्ट करते हो उनका भी थोड़ा फायदा होगा एंड बैंक्स का भी कुछ फायदा हो।
तो इस वजह से उन्होंने बोला कि देयर आर चांसेस कि बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर भी स्मगल होने के चांसेस हैं एंड उसका मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो आरबीआई रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है वो रिलीफ विद चेक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो स्क्रूटिनी है उसको थोड़ा सा टाइटन अप करने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो सिंपल से आपको ये न्यूज़ बता रही है। देन इसरो टेस्ट बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट ऑन CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात की गई है कि अब क्रायोजेनिक इंजन्स जो हैं आपके जो लॉन्च व्हीकल्स के अंदर स्पेसिफिकली होते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है जनरल केसेस में। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन हम उनको बोलते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर बूटस्ट्रैप मोड ऐड कर दिया गया है, स्पेसिफिकली जब बात की जा रही है हमारी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट की। अब इससे क्या होगा, CE-20 मतलब आपका जो बूटस्ट्रैप मोड है उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली उसको स्पीड को और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो। स्पीड कंट्रोल होगी तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप जो एक्शंस हैं वो थोड़ा सा इन अ क्विकर वे ले सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इससे क्या होगा कि आप अकॉर्डिंगली जो आपका जो सप्लाई है या इवन की ऑयल की रिक्वायरमेंट है या इवन की जो आप कह सकते हो कि जो आपका फ्यूल है उसके ऊपर बेटर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो LMV-3 है उसकी रिपीटेडली जैसे रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है आने वाले सालों में, एज पर इसरो का जो प्लान है टू लॉन्च डिफरेंट सैटेलाइट्स, टू लॉन्च डिफरेंट प्रोग्राम्स, जिसके अंदर गगनयान भी एक पार्ट है जो कि मैंड मिशन होने वाला है अगले वाले साल में। तो उसके अंदर रिपीटेडली एक तो LMV-3 की यूज़ होने वाला है। दूसरी चीज़ उन्होंने यही बोली कि अब हमारा जो गगनयान मिशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा वो मैंड मिशन है। एंड सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि हम उसी सेम पर्टिकुलर वेट पे काम नहीं कर सकते, कि मतलब कि जो वेट वो कैरी कर सकता है हमारा लॉन्च व्हीकल उसको भी धीरे धीरे करके हमें बढ़ाना पड़ेगा। एंड अगर हम अपना जो इंजन है उसको और रिफाइन ना करके हम उसमें अगर बूटस्ट्रैप मोड पे काम कर सकते हैं तो इजीली हम एंटी ग्रेविटी के बेसिस पे काम को कैरी आउट करके इवन कि जो लोड है, पे लोड है, उसको लेकर जा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ताकि इसको रीयूज भी आने वाले टाइम में किया जा सके। तो अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेन्ड सिचुएशन के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है। धीरे धीरे करके इसको अब और ज़्यादा रिफाइन करने के बाद देयर आर चांसेस कि बूटस्ट्रैप मोड और जिसको हम CE-20 बोल रहे हैं वो भी अब पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो सिंपल सी आपकी न्यूज़ कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कि प्रोएक्टिव मेजर्स आप ले सको कि कर्ब करें आप दिल्ली पोल्यूशन को। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपना स्टांस यहाँ पर चेंज किया है 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। पहली बार जो पिछली स्टेटमेंट थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने यही बोला था कि जो आप यहाँ पर आइडिया लगा रहे हो, ग्रैब की प्रोविजंस लगाने की कोशिश कर रहे हो, उससे क्या होगा कि हमारा जो मेजर काम है या जो वो लोग हैं, वो व्यक्ति हैं, वर्कर हैं जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं या जिनको डेली बेसिस पे वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, उनका काम खराब हो जाएगा, या स्कूल में जो एजुकेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। कि आप उनको यहाँ पर बंद नहीं कर सकते हो, कि आपके जो मेजर्स हैं वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ये बोला था, बट अब उन्होंने बोला कि सिंस टेकिंग इनटू अकाउंट कि जो एयर क्वालिटी है वो और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है, कि जो अब जो पोल्यूशन बोर्ड है वो प्लीज़ किसी भी तरीके से, चाहे उनको ग्रेड 3 ग्रेड 4 कोई भी ग्रैब का प्रोविजन लगाना पड़े, उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोएक्टिव स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है दे शुड टेक दैट। ठीक है, कि एट द एंड उन्होंने ये बोला कि हमें अभी ह्यूमंस की जो लाइफ है उसे सेव करना है। अगर इफ इट इज़ डेडली फॉर देम टू वर्क आउटसाइड लेट इट नॉट बी अलाउड। कि कोई भी अगर स्कूल्स है जिनके एनुअल फंक्शंस आने वाले हैं या स्पोर्ट्स से आने वाले हैं इन द कमिंग डेज, तो उनको भी यहाँ पर रोका जा सके। तो अकॉर्डिंगली जो भी अब ग्रैब के रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज है उसको अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो यूनिफॉर्म ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉलिसी नीडेड। तो अब इसके अंदर यहाँ पे इन डिटेल इतना नहीं कवर करेंगे, अभी ह्यूमन ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है ऑर्गन्स की। तो उन्होंने यही चीज़ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर या पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे कि अब स्टेट्स लाइक हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, या इवन की अगर आप बात करो कर्नाटका, तमिलनाडु, मणिपुर, उनको यहाँ पर जो आपके ह्यूमन ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट है या उससे रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, सिंस अब ये हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर भी कवर होती हैं। ठीक है, कि अब आप एक प्लीज़ एक सेंट्रल पॉलिसी की तरफ लेकर चलिए इन्हें, कि सबके अलग अलग रूल्स होने की वजह से ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पहली बात तो डोनर मिलना ही बहुत मुश्किल है, डोनर मिल जाता है तो उसके बाद जो स्टेट लॉज है वो बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो एक कॉमन पॉलिसी पे आना ज़रूरी है ताकि वो जो ऑर्गन किसी को अगर डोनेट हो रहा है तो वो टाइमली डोनेट हो पाए, एंड या तो वो ऑब्सोलीट ना हो जाए। मतलब कि किसी का दिया हुआ जो ऑर्गन है उसको एक प्रॉपर तरीके से, वेल मैनेज तरीके से यूज़ किया जा सके, एंड एक जो स्टेट लॉ है वो उसके बीच में एक बंदिश ना बने। ठीक है, तो एक कॉमन पॉलिसी, कॉमन कंसेंसस पे लेकर आया जा सके जो हमारी ट्रांसप्लांट पॉलिसी है। देन
नेक्स्ट है जयशंकर इनॉग्रेट्स 2 न्यू कॉन्सुलेट्स इन रशिया, हेल्स दिल्ली मॉस्को टाइज। तो 2 नए कॉन्सुलेट्स जो यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं या जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उनमें से पहला है काजान के अंदर, जो कि मोस्ट विजिटेड सिटीज ऑफ इंडिया है, एंड ब्रिक्स का 2024 का जो समिट है उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। तो जो सिटी है ऑयल प्रोडक्शन के लिए, रिफाइनिंग फॉर फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो जगह है दैट इज कि हमारी काजान के अलावा इंडिया रशिया जो है, अब दैट इज, अब मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, दैट इज ये कातेरिनबर्ग, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बट दिस इज द टाउन्स नेम, ठीक है। अब ये थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया भी बोली जाती है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस रखती है, इंजीनियरिंग, हेवी इंजीनियरिंग, जेम कटिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल्स, केमिकल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। तो 2 ऐसे आप कह सकते हो एम्बेसीज इस जगह पे खुली हुई हैं। इंटरेस्ट जो है इंडिया अपना दिखाना चाह रहा है कि किस तरीके से वो भी नए नए एरियाज के अंदर एक बेटर अप्रोच के साथ रशिया के साथ अपने टाइज को कैसे और इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, सिंपल सी ये बात। देन तालिबान इंडस्ट्री मिनिस्टर बिगिंस इंडिया विजिट टू बूस्ट टाइज, कट रिलायंस ऑन पाकिस्तान। कट रिलायंस ऑन पाकिस्तान कैसे कि अफगानिस्तान सिंस आपको पता है लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे कि जो अब ईरान के थ्रू सामान होकर जा रहा था, एंड ईरान का जो पोर्ट है मेजरली जिसको हम ग्वादर पोर्ट बोलते हैं, वो अभी उसकी डेवलपमेंट, ये मैं आपको रिपीट करके चीज़ें बता रही हूँ जो मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो वो जनरली अगर आप देखोगे अभी रिलायंस की इंडस्ट्री के अंडर कंट्रोल है, ठीक है। रिलायंस आई गेस अदानी, इन दोनों में से किसी के कंट्रोल में है, क्योंकि ये चीज़ मुझे तब याद है जब ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अभी यूएसए का, तो ये ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली अभी यूएसए ने जो हेल्प आउट किया था इंडिया को, तो उन्होंने यहाँ पर प्रोविजन दिया था कि आपको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, अदरवाइज कि आपको 2026 तक एग्जेम्पशन आई गेस यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। तो जो रिलायंस है या अदानी का जो पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जिनकी डेवलपमेंट का उन्होंने जिम्मा लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली अदरवाइज ईरान को जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर भी आपको लगता है कि टैरिफ देने पड़ते हैं, बट अभी वो अब क्या हो रहा है वो चीज़ अभी एप्लीकेबल नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम करने के लिए क्या हो रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अभी इशू तो चल रहे हैं, तो हाईलाइट किया जा रहा है अफगानिस्तान की डिजायर को टू अवॉइड पाकिस्तानी पोर्ट्स फॉर इट्स कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स, एंड इट विल हेल्प इंडिया विल हेल्प पास के अफगानिस्तान बाईपास कर पाए पाकिस्तान को फॉर एनहांस कनेक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, अब उन्होंने ये बोला कि लार्ज बिजनेस डेलीगेशन के साथ वो अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं, उन्होंने बोला कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज चाहिए उनको, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ अफगानिस्तान इन द फ्यूचर ट्रेड इवेंट्स विद इंडिया। तो इन दैट सिचुएशन उन्होंने बोला कि जो स्टॉल्स हैं वो अफगानिस्तान ट्रेडर्स के द्वारा सेट डाउन किए गए हैं, ले डाउन किए गए हैं, जो अफगानिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंड इसी के तौर पर अफगानिस्तान जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, जो कि 2021 के बाद पहले ऐसे जो मिनिस्टर तालिबान के चार्ज होने के बाद जो बने हैं, अब उन्होंने बोला कि काबुल जो है वो की इंडियन एक्सपोर्ट्स जो कि करना चाहता है अफगानिस्तान, इंडिया भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो अफगानिस्तान है उससे भी इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो अफगानिस्तान के केसेस में फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, शुगर, टी एंड राइस, इंडिया जो है इंपोर्ट करना चाहता है अफगानिस्तान से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, जो उनका साइजेबल मार्केट इन इंडिया है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर किस वे से हो सकती है, एक्सप्लोर ग्रेटर इंडियन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन अफगानिस्तान माइनिंग सेक्टर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो डिप्लोमेटिक सोर्सेज के अकॉर्डिंगली ये चीज़ बोली गई कि चबाहर पोर्ट ऑफ ईरान फॉर मोस्ट ऑफ इट्स कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स as it tries to reduce dependence on the Karachi port, ठीक है। यही सिंपल चीज उन्होंने बोली है कि जो अब आपका जो ईरान का पोर्ट है चबाहर पोर्ट, सॉरी ग्वादर पोर्ट की मैंने यहाँ पे बात कर दी, चबाहर पोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। चबाहर पोर्ट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंस जो है वो रखना चाहते हैं, एंड कराची की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। देन आर्मी सिक्योर्स IPR फॉर न्यू डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि जो बेटर है रिफाइंड यूनिफॉर्म्स यहाँ पर आई हैं, एंड इनको रजिस्टर किया गया है इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स कोलकाता के अंदर ये एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है कि आर्मी के पास एक्सक्लूसिव IPR राइट है ओवर बोथ द कोट्स डिजाइन एंड कैमोफ्लाज पैटर्न, इंश्योर करने के लिए लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल यूज अंडर द डिजाइंस एक्ट 2000, डिजाइन रूल्स 2001 एंड पेटेंट्स एक्ट 1970। तो मतलब जो अब डिजाइन यहाँ पर फाइनलाइज किया गया है कोर्ट का या प्रॉपर पूरी यूनिफॉर्म का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द इंडियन आर्मी ही होगा, कि कोई और व्यक्ति अगर इसको अनऑथराइज तरीके से बनाता है तो उसको इन पर्टिकुलर एक्ट के तहत सू किया जा सकता है। अगर इसको किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर यूज किया जाता है तो अब वो व्यक्ति जो है एक तरह से एनिमिटी पाल लेगा। एक तो चलो लीगल प्रोसेसेस तो है ही हैं, बट अगर उसको कैमोफ्लाज किया जाता है तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कि हमें दुश्मन का आइडिया थोड़ा सा लग सकता है। तो मेजर अपग्रेड है फंक्शनैलिटी, प्रोटेक्शन एंड वेदर कंफर्ट के बेसिस पे,
ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस कोटा फॉर प्रमोशन ऑफ जजेस इन हायर जुडिशियल सर्विस। तो अब इसके इसमें मैं बता देती हूँ आपको कि जुडिशरी में जब आप इनिशियली पार्ट बनते हो ना, तो एक आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हायर जुडिशियल सर्विस की यहाँ पर बात की जा रही है ना, कि आइदर बाय वे ऑफ प्रैक्टिस आप ऐड कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, आइदर आप अपना एग्जाम देकर यहाँ पर जुडिशरी का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका क्या होता है, धीरे धीरे करके प्रमोशन सेट होता है, एक ही प्रोसेस है। अब जो लोग हैं वो प्रैक्टिस के बेसिस पे होते हैं, तो उनको 7 साल 6 साल 5 साल इवन 8 साल 9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो अकॉर्डिंगली उनकी प्रमोशन जो है वो होती हैं। तो इन दैट सिचुएशन उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास ना ये आइडिया, मतलब ये पिटिशन गई थी कि जो अब एग्जाम के द्वारा तो जा रहे हैं, उनकी प्रमोशन का प्रोसेस तो ले डाउन किया गया है, बट सिंस अब अगर आप देखोगे कि प्रैक्टिस के द्वारा जो लोग अब सिलेक्ट होते हैं या जिनको नॉमिनेट किया जाता है या उनको बोला जाता है कि आप जज बन जाइए ऑफ द पर्टिकुलर कोर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, तो उन्होंने बोला कि जो प्रैक्टिस के थ्रू यहाँ पर आते हैं लोग या जो व्यक्ति आते हैं जो जज बनते हैं, तो उनके लिए कोटा सेट डाउन कर दो कि इतने लोग मिनिमम प्रैक्टिस से आएंगे ही आएंगे, ताकि जो प्रमोशन वाले लोग हैं वो इनका जो अब चांस है वो अपॉर्चुनिटी है उसको ना छीन ले। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम तो ऐसे नहीं कर सकते कि देयर विल बी नो कोटा आइदर फॉर द प्रमोटीज और फॉर द पीपल दोज हु आर डायरेक्टली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, ऑफ द हायर जुडिशियल सिस्टम, जो कि प्रैक्टिस के थ्रू आ रहे हैं, उनके केसेस में हम तो इन आइदर केसेस प्रैक्टिस के केसेस पे या इवन की प्रमोशन के बेसिस पे किसी भी तरह का कोटा सेट डाउन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मेरिट बेस्ड है, कि हम इस मेरिट बेस्ड प्रोसेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। तो जो लिमिटेड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं कि द वन प्रोमोटेड थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द वन एज अ डायरेक्ट रिक्रूट, दोनों के बीच में ही हम यहाँ पर किसी भी तरह की कोटा की स्पेसिफिकेशन नहीं करेंगे, कि हम एक जस्ट तरीके से काम करेंगे। ठीक है, सिंपल सी आपकी बात थी। इंडिया विल बिकम अ हब ऑफ नेचुरल फार्मिंग, साइंस, ट्रेडिशन एंड लीड वे। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंगली रेस्टोरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, ट्रेडिशनल नॉलेज, साइंटिफिक स्ट्रेंथ, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड ग्रोथ, उसके केसेस में जो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है, जो हब है ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इंडिया बनना चाहता है कि 21st सेंचुरी के अंदर जो अब रेस्टोरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ की यहाँ पर सरकार के द्वारा बात की गई है, तो उन्होंने यहाँ पर मेजर आइडिया ये लगाया कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल हेल्थ जो है वो खराब हो रही थी। तो सॉइल हेल्थ के लिए वापस से अब हम डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे और ज़्यादा सॉइल हेल्थ डिप्लीट होती जा रही है हमारी, तो हम नेचुरल प्रोसेसेस को यूज़ करें। तो उन्होंने बोला कि फार्मर्स जो भी संकोच कर रहे हैं ना नेचुरल फार्मिंग को यूज़ करने के लिए या उसको इनकलकेट करने के लिए एज अ नेचुरल पार्ट, तो इन दैट सिचुएशन उनको क्या करना चाहिए कि इनिशियली 10% अपना जो खेत है सिर्फ उससे नेचुरल फार्मिंग से यूज़ करो, ठीक है, उसी को ही नेचुरल फार्मिंग के लिए डेडिकेट कर दो, बाकी 90% पे चाहे आप फर्टिलाइजर्स के बेसिस पे काम करते रहो। तो आपको खुद ही थोड़े टाइम बाद पता लग जाएगा कि ये 10 और 90 के बेसिस में जो 10% जहाँ पर आपने नेचुरल फार्मिंग की है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंडक्ट किया है, वहाँ पर किस तरीके से अब बेटर सॉइल हेल्थ आपको देखने में नजर आती है। धीरे धीरे करके जो प्रोडक्टिविटी है वो इस 10% की ज़्यादा हो जाएगी, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप सीजन पर सीजन 10% जो है वो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलते रहो, बढ़ते रहो। तो इससे आपको भी एकदम से नुकसान नहीं होगा और इससे एकदम से आपको भी अडाप्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये सरकार ने बोला कि 21st इंस्टॉलमेंट पीएम किसान सम्मान निधि की भी यहाँ पर दी गई 18,000 करोड़ डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट जो है वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू दे दिया गया है। सरकार जो भी बेनिफिशरीज थे उनके लिए भी 4 लाख करोड़ जो है डायरेक्टली ट्रांसफर किए टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स अंडर दिस स्कीम। तो बाकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अब उन्होंने यही चीज़ बोली कि एज पर द असिस्टेंस जो कि एक्सीड कर रही है 10 लाख करोड़ वो प्रोवाइड किए गए हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए जो फार्मिंग एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ डील करता है, इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, fisheries and the reduction in the GST, biofertilizers and benefited the farmers from the substances which they require। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिंपली बताई गई है। तो अब कंसिडर डेफरिंग नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन स्टिल कोटा इशू इज लुक्ड इनटू सुप्रीम कोर्ट। तो हमें पता है महाराष्ट्र की जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो उसके ऊपर अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम जो जेके बांथिया कमीशन की रिपोर्ट है उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हम इसको अपने पास ही अभी कंट्रोल करके रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी जो है वो नहीं दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा भी। ठीक है, तो अब ये जब तक कोई भी सरकार को यही चीज़ बोली जा रही है कि आप नॉमिनेशन प्रोसेस जो है उसको अभी तक कंट्रोल करके रखिए, जो डिले है वो होना ज़रूरी है, सिंस जब तक अब ये 27% यानी कि जो टोटल कोटा जो है हमारा अगर वो 50% से एक्सीड कर रहा है इन एनी सिचुएशन तो कोई ना कोई दिक्कत तो है। तो पहले इस दिक्कत को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जाकर ये 27% किस हिसाब से दिया जाएगा उसके बेसिस पे काम करेंगे। तो तब तक आप इलेक्शंस को डिले कीजिए, नॉमिनेशन प्रोसेस को आपको डिले करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी ये बात है कि सिंस द मैटर या जो ये रिपोर्ट है
of the J.K. Banthia Commission. This is a matter of sub judice. तो अभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन जब तक नहीं आता आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे कि इसी के बेसिस पे किसी आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था पहले इनिशियल डिसीजन के अंदर कि आप इसके थ्रू 27% जो है वो अप्लाई करके दे दीजिए यहाँ पर रिजर्वेशन। तो अगर 70% तक रिजर्वेशन जा रही है तो हम ये जो रिपोर्ट है अभी इसको मैटर ऑफ सब जुडाइस अगर ये है तो आप इसको एज अ लीगल प्रेसिडेंट भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको अभी तक डिले ही करना पड़ेगा। एंड ये मुद्दा जो है साइमल्टेनियसली अगर आप देखो अदर स्टेट्स की तरफ से भी रेज किया गया है कि सिंस ये जो कमीशन की रिपोर्ट है या डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर भी जो लोकल बॉडीज़ है उसके अंदर जो रिजर्वेशन है जिसके ऊपर कैप लोकल बॉडीज़ का कि किसी भी तरह की रिजर्वेशन का जो कैप 50% तक रखा गया है उसको बढ़कर आप देखोगे कि अब वो 60, 70, 80% तक भी कई कई स्टेट्स के अंदर चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर भी नज़र मारनी पड़ेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी शायद जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, सिंस अब ये न्यूज़ रिपीट हो चुकी है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ वो क्या है, अगर आपको पता है आपकी रिवीजन हो जाएगी। वर्टिकल रिवीजन जो है आपकी रिजर्वेशन है वो क्या प्रोवाइड करती है। वर्टिकल रिजर्वेशन है जो आपको यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि बैकग्राउंड के बेसिस पे अगर आपने देखा होगा सिचुएशन की, जैसे हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं, एसटी की बात कर रहे हैं, है ना, जिनको हाँ अब एज अ सोसाइटी हम पहले क्या कर रहे थे जो हमारे कास्ट सिस्टम के शिकार थे, है ना, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जिनको अब रिजर्वेशन बेस्ड ऑन माइनॉरिटी भी यहाँ पर दिया गया है जिसके अंदर आपके ओबीसीज भी इंक्लूड हो रहे हैं या एसटीज भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपके क्या हो गए वर्टिकल रिजर्वेशन हो गई, ठीक है, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग जो होंगे उनको ही ये रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके की रिजर्वेशन, वर्टिकल है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सी कम्युनिटी से हो आपको वो रिजर्वेशन दी जाएगी। जैसे कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी हम देखते हैं या जैसे हम विमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो विमेन रिजर्वेशन में हम ये नहीं देखते कि कोई एससी है या जनरल से है, सभी को प्रोवाइड की जाती है। ईडब्ल्यूएस से ये नहीं देखा जाता कि वो कौन सी रिजर्वेशन से ऑलरेडी है, एससी है, एसटी है, जनरल कैटेगरी से, तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। तो कल को अगर आप ये वर्ड पढ़ लो तो उसमें घबराना मत, वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही जो कि अब पहले कास्ट सिस्टम का शिकार थे उनको दी जा रही है, ठीक है, अब उनको अपलिफ्ट करने के लिए दी जा रही है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से कास्ट क्रीड से है, अब आपको वो दी जा रही है बेस्ड ऑन जेंडर ऑल्सो, बेस्ड ऑन द इनकम जो कि आपकी आ रही है, उसका एग्जाम्पल आप उसी के अकॉर्डिंग दे सकते हो। देन इंडियाज रशियन ऑयल कट्स प्रीडेट यूएस टैरिफ डेटा। तो यहाँ पर ना आपको मैं मेजर सी चीज़ यही बता रही हूँ कि अब जो रशियन ऑयल के ऊपर ना इंडिया की डिपेंडेंसी पहले जब यूक्रेन के साथ वॉर रशिया की शुरू हुई थी वो दैट वाज अराउंड 2 to 3%, यानी कि लेस देन 5% ही थी। बट जैसे जैसे जो वॉर शुरू हुई ना इंडिया की डिपेंडेंस रशियन ऑयल के ऊपर बढ़ते 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 40-50% के बीच में कहीं पे आ रही थी, ठीक है। तो अब इंडिया को भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई क्योंकि इंडिया जो है एकदम से सडनली क्योंकि चीपर ऑप्शंस मिल रहे थे रशिया की तरफ से, इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हो इम्पोर्ट्स उनके साथ करना शुरू कर दिया ऑयल के इम्पोर्ट। बट इंडिया ऑल्सो रियलाइज एक साल पहले मेजरली जो ये न्यूज़ कहती है आपको कि हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रशिया के नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे करके उन्होंने कट डाउन करना शुरू कर दिया था अपने प्रोसेसेस को जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इंपोर्ट जो हम कर रहे थे क्रूड ऑयल की रशिया से वो धीरे धीरे करके हमने कम करनी शुरू कर दी थी। तो अब उसी के बेसिस पे यही चीज़ बोली जा रही है आपको कि इंडिया जो है वो चाहे यूएसए की यहाँ पर बात की जा रही है कि टैरिफ यूएसए ने ज़बरदस्ती इंडिया के ऊपर लगाया है, क्योंकि हमारे अगर आप डेटा के अकॉर्डिंगली ये इन्फॉर्मेशन भी देखते हो, परसेंटेजेस को भी अगर आप चेक करते हो तो उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि पिछले साल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें इस साल कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेट कट कर चुका है ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया और ऑल्टरनेटिव्स इंडिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एंड अर्लियर टाइम्स पे जैसे 9 से 12% के बीच में इंडिया का ट्रेड था विद रिस्पेक्ट टू यूएसए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रूड ऑयल, वो वापस से रिज्यूम होता हुआ भी नजर आ रहा है। उसके बाद भी यूएसए ने जो हमारे ऊपर टैरिफ जो है वो लगाए हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि सिर्फ और सिर्फ हम यूएसए के टैरिफ्स की वजह से रशिया के साथ इंपोर्ट कट नहीं कर रहे हैं, इंडिया जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर भी काम करता है, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपनी खुद की पॉलिसीज़ को फ्रेम करके भी काम करता है। सेकेंडरी बात आप कह सकते हो कि ज़रूर टैरिफ्स जो है यूएसए की तरफ से लगाए गए हैं। सो अब ये मेजर मैंने पॉइंटर्स आपको बता दिए, तो दिस न्यूज़ इज़ योर होमवर्क, ठीक है, ये न्यूज़ आपकी होमवर्क है। इसी के बेसिस पे आप अपना पॉइंटर्स जो कि डेटा आपको दिया गया है उसको एक बार गो थ्रू करोगे। सिंस ये सिर्फ और सिर्फ
इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। आप ये डेटा को डायरेक्टली कहीं पे ऐसे कोड भी नहीं करोगे, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। डेटा को अगर लिखना चाहते हो दैट इज योर ओन विल, बट आई डोंट थिंक इस डेटा की इतनी रिक्वायरमेंट होगी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस है। मेजर न्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्या है, बाकी आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे। कोई डाउट अगर आपको यहाँ पर होता है आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हमारे पास डाउट रेजोल्यूशन के लिए अलग से ग्रुप भी है, आपको कोई भी अगर वहाँ पर इशू आता है तो बता सकते हो, है ना। तो अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि क्या आपका डाउट है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन है, देन कमेंट सेक्शन के अलावा हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप की एग्जिस्टेंस भी है, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट होता है जिस टाइम भी होता है आप उसको पूछ लेते हो, उसका रिस्पॉन्स जो है अकॉर्डिंगली मैं आपको देती रहती हूँ, ठीक है। तो अब आज की न्यूज़ सारी की सारी हमने मेजरली कवर कर ली है। तो जीएस के फाउंडेशन बैचेस, ऑप्शनल्स के फाउंडेशन बैचेस फॉर 2026-2027 हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप कोई भी कोर्स की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या अगर आपको इतना भी एफर्ट नहीं करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो उन चीज़ों को। अगर वो भी नहीं तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि दैट यू नीड टू हैव अ कॉल विद अस, तो आप हमें अकॉर्डिंगली हम आपके साथ इन टच कैसे हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटी फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। देन हमारे पास पंजाब पीसीएस का जो पेपर है प्रीलिम्स का वो 7 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो 23 नवंबर 2025 को आपका जीएस एंड सीसैट का ओपन मॉक टेस्ट, जिसमें कोई भी रजिस्टर कर सकता है। ओपन मॉक टेस्ट यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एज पर योर एग्जाम पैटर्न ये पूछा जाएगा, एंड इसी के अकॉर्डिंगली आप अपने रैंक्स को भी इंस्टेंटली चेक कर सकते हो, एंड जो भी टॉप 3 रैंकर्स होंगे उनको एक स्पेशल अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। एंड इसी के अकॉर्डिंगली आपकी लास्ट मिनट की जो प्रेपरेशन है वो भी इजीली हो सकती है। तो इसका लिंक भी सब्सक्राइब करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपीपीसीएस का बैच भी अगर आप देखो फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी अब लाइव हो चुका है, आपकी क्लासेस ऑनगोइंग है। अकॉर्डिंगली आपका जो प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पर हो रही है। मेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जीएस एंड एसए कवर हो रहा है, प्रीलिम्स आपका सोलली सारा कवर हो रहा है। तो मेंस में आपका जो यूपी है या इवन की जीएस की भी अगर हम बात करें तो उसमें यूपी की जीके आपकी कंप्लीटली कवर की जा रही है, ठीक है। कोई भी एक्टिव डिस्काउंट कोड अगर आप लगाते हो तो आपको जरूर इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, बट अगर आप स्पेशली इस लेक्चर को देखकर आए हो तो आपको 15% डिस्काउंट डायरेक्टली मिल जाएगा अगर आप कोड न्यूज़ को यूज़ करते हो। एंड इसके अलावा और जो अब रिवीजन करना चाह रहे थे इस प्रॉपर सीरीज़ की जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां पर दिशा एआई करके वो लिंक आपको देखने में मिलेगा। तो वहाँ पर अगर आप जाकर एक टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो कोई भी जो पेपर है या कोई भी जो हम डिस्कशन करते हैं न्यूज़पेपर की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं विदाउट द न्यूज़पेपर के कॉन्टेक्स्ट में आपके एज अ फुल फ्लेजेड रिविजन आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो एज अ क्विज। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे तो बाकी बच्चे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है तो आप अपना जो स्कोर कार्ड है उसको चेक कर सकते हो डेली बेसिस पे भी, एंड बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसे ईजिली कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।